अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो बहुत हॉट टॉपिक है। वकला को लेकर और जुडिशरी को लेकर एक मामला चल रहा है जिसके अंदर वकला हड़ताल पर हैं, धरना भी दिया जा चुका है। ये मामला हुआ क्या, आखिर क्यों इस नहज तक जो है वकला को पहुंचना पड़ा, असल मामला जो है वो कहाँ पर दब चुका है, कोई मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, कानून इसके बारे में असल में कहता क्या है। क्योंकि जब जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ पर इख्तलाफ की गुंजाइश हमेशा रहती है। आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी कि बर्तन भी इकट्ठे रहें तो उनकी भी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो वकला और जुडिशरी, बार और बेंच जो है वो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। ये कहना जो है वो बिल्कुल गैर मुनासिब ना होगा कि जब तक दोनों जो है वो ठीक ना होंगे मामला आगे नहीं बढ़ सकता, गाड़ी आगे नहीं चल सकती। राना मोहम्मद आसिफ साहब को लेकर जो है वो एक किस्सा हुआ, कोर्ट के अंदर एक जो है वो एक वाक़या पेश आया, उसके ऊपर कोर्ट ने जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस दिया। कहाँ पर कानूनी पेचीदगियाँ थी जो जिनको फॉलो नहीं किया गया। इन्हीं सारे मामलात को डिस्कस करने के लिए हमने राना मोहम्मद आसिफ साहब को खुद दावत दी है अपने स्टूडियो में, ताकि वो सारे मामले को नरेट करें और बताएं कि इसके अंदर जो है वो मामला किस करवट जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारे साथ दिलनवाज चीमा साहब मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, कानून पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, कानून पर काफ़ी ज़्यादा इनकी ग्रिप है। इन दोनों मेहमान ग्रामी से अपनी बात का आगाज़ करेंगे और मैं राना मोहम्मद आसिफ साहब से पूछना चाहूँगा। राना साहब, दिलनवाज चीमा साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। आप बताइए कि जैसा कि हमें पता है, हम भी अदालतों में जो है वो काफ़ी अरसे से पेश हो रहे हैं। हमें पता है कि बार और बेंच जो है जब तक आपस में मुताबिकत में ना हो, जब तक उनके अंदर कोऑर्डिनेशन ना हो, मामला आगे बढ़ नहीं सकता, साइल जो है उसके मसाइल हल नहीं हो सकते। ये जो अनफॉर्चुनेट वाक़या आया है, आप इसको किस तरह देखते हैं, थोड़ा सा बताइएगा। जी, इसकी जो असल इस वाक़ये की जो असल हक़ाइक़ ज़ाहिर है, राना साहब मौजूद है हमारे साथ, वो तफसीली तो वो बताएंगे सही इसकी वाक़यात क्या हुए। लेकिन मैं जनरल से एक बात ज़रूर शेयर करता हूँ कि देखें, मेरा ख्याल है कोई भी ये डिसएग्री नहीं करेगा कि जब तक बार और बेंच के अंदर तल्लुक़ और उनका जो एहतराम का रिश्ता है वो नहीं रहेगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ जो मुहैया करना है सिस्टम ने, वो नहीं हो पाएगा। इसमें ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि अक्सर जो सुपीरियर कोर्ट्स के जज साहिबान हैं, जो रिस्पेक्टेड जजेस हैं, वो भी लॉयर कम्युनिटी से हैं, वो भी एडवोकेट्स रहे हैं, वो भी इस प्रोसेस में से गुजरे हैं। तो वो बिल्कुल उनको भी पता है कि इस व्हाट इट इज़ टू बी अ लॉयर, व्हाट इट इज़ टू गो टू कोर्ट के सामने प्लीड करना, क्या चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुख्तसर बात यह है कि देखें, ये आपको पता है हमारी हिस्ट्री में पिछले 10-15 सालों में इस तरह के इंसिडेंट्स पहले भी हुए हैं, उनके अंदर एक डिटेल बैकग्राउंड है सबकी। मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। मैं अभी राना मोहम्मद आसिफ साहब की मौजूदगी का फ़ायदा, राना साहब हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि असल मामला उस दिन जो है हुआ क्या है, क्योंकि डिफरेंट जो है वर्जन सामने आ रहे हैं। आप क्योंकि जाहिर है आपके साथ ये मामला हुआ, तो थोड़ा ऑडियंस को बताइएगा कि असल में मसला हुआ क्या। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, आपने मुझे मौका दिया है, बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल ये 2/12/2022 का वाक़या है। मैं अपना केस था निसार बनाम सरकार, उसके लिए प्री अरेस्ट बेल थी, उसमें मलक शहजाद अहमद खान साहब की अदालत में गया हूँ। नॉर्मली ये अदालत में 2-4 मिनट पहले आ जाते हैं। तो वहाँ पे मौजूद एक और मेरा छोटा भाई था, वहाँ पे एक दोस्त वकील था, तो वो गाउन भूल गया था। तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप अपना गाउन मुझे दे दें, मैंने अपना केस करना है, तो केस करने के बाद मैं आपको गाउन वापस कर दूँ। अदालत बैठ गई है, अदालत चल रही है। मैंने उसको गाउन दिया है, कोर्ट के अंदर ही पिछली सीटों पे बैठे हुए थे। उसने गाउन पहन के गया है, उसने अपना केस किया है। उसके साथ क्या हुआ उसकी मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं अपने तक महदूद रखता हूँ। फिर वो वापस आया, वो बड़ी परेशानी में था, तो फिर मैंने वो गाउन देना भी भूल गया। तो मैंने उसको फिर रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा गाउन वापस कर दो, मैंने अगला नंबर मेरा है, मैंने पेश होना है। खैर मैंने गाउन लेके पहन के मैं कोर्ट के सामने पेश हो गया हूँ। तो मैंने फ़ाइलें निकाली हैं, जो हमारा रूटीन का काम होता है, फ़ाइलें निकाल के जी माय लॉर्ड मुखातब होते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि वकील साहब ये जो कपड़े आप ना घर पे पहन के आया करें। मेरे लिए बड़ी एस्टॉनिशिंग बात थी, लेकिन वो खैर मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद कोर्ट ने शायद मुझे कुछ बताना था या कुछ भी मामला हो सकते हैं। खैर उन्होंने फ़ाइल साइड पे रखी, तो कहते वकील साहब आप कोर्ट से बाहर चले जाएँ। मैं कोर्ट से बाहर चला गया हूँ। बाहर होके फिर वापस आके मैं अपनी सीट पे बैठ गया हूँ। कोई 20 मिनट के बाद दोबारा मेरा केस कॉल हुआ, मैंने अपना केस पे गया हूँ। मैंने केस आर्गू किया है। केस आर्गू करने के बाद मुझे वो रिलीफ भी मिला है उस केस में।
उसके बाद फिर मैंने ऑनरेबल कोर्ट से कहा कि माय लॉर्ड मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे जवाबन कहा कि जी बोले। तो मैंने कहा माय लॉर्ड ये जो आपने एक वकील जो आपके पास इंसाफ के लिए आया है, इसको इस तरह कोर्ट से बाहर निकाल देना इंतहाई नामुनासिब है और काबिल मजम्मत है ये बात। और आपका ये ऑर्डर जो कि वकील जो आपके पास इंसाफ के लिए आया उसको अदालत से बाहर निकाल देना कुछ मुनासिब नहीं है ये भी। इसके ऊपर फिर कोर्ट थोड़ी सी नाराज़ हुई और उन्होंने मुझे स्ट्रेट वे कहा कि कोर्ट आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस क्यों ना इशू करे। जवाबन मैंने कहा वो कह रहे थे ये जवाबन ये सवाल जवाब चल रहा है आपका। मैंने कहा माय लॉर्ड अगर लगता है कि अदालत के अंदर गाउन एक्सचेंज करना या किसी बच्चे को गाउन देना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे सवाल के अंदर आता है तो माय लॉर्ड आप करें, मैं आपको जवाब देता हूँ अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के शो काज नोटिस का। इस पे कोर्ट और थोड़ी सी गुस्से में आई और उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं यहाँ पे, यू आर कन्फाइंड हेयर, आप बाहर नहीं जाएंगे। और उन्होंने एसपी को बुला लिया, नफरी आ गई वहाँ पे मेरे पीछे आके, मुझे उन्होंने कॉर्डन कर लिया। तो वहाँ पे ये सारी सूरत हाल बनी। उसके ऊपर फिर मैंने कोर्ट को कहा मैं बैठा हूँ, आपको जवाब दे देता हूँ। ये सारा सिलसिला था। इस सिलसिले के बाद कहीं आके मेरे कुछ सीनियर लॉयर्स वहाँ पे आए तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप कोर्ट से माफ़ी मांग लें। मेरा बस यही कहना था कि मुझे लगता है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मैंने कोर्ट की कंटेम्प्ट की हो, तो इसलिए माफ़ी नहीं बनती इस पर। हाँ, ऑनरेबल कोर्ट को अगर कोई चीज़ बुरी लगी है तो इसके ऊपर आप उनको समझा सकते हैं, लेकिन असल में मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पास कोई गुंजाइश है कि मैं अदालत से उस चीज़ की माफ़ी मांगूँ जो मैंने किया ही नहीं है। इसके बाद फिर जब मैंने माफ़ी मांगने से इनकार किया तो उसके ऊपर थोड़ी से हालात कशीदा हुए हैं कोर्ट और ज़्यादा नाराज़ हुई है। तो ये सारा मामला था और मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा इशू था। कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा पावर्स हैं उनके पास, वो एक कस्टोडियन है फंडामेंटल राइट्स के। उन्होंने मेरी जहाँ पे कोर्ट का डेकोरम को महफूज करना, उन्होंने वहाँ पे मेरी इज़्ज़त को भी तहफ़्फ़ुज़ कोर्ट ने ही देना है जी। तो मेरी इज़्ज़त पे अगर कोई सवाल आए तो मुझे उस सवाल के बारे में पूछने पे अगर कंटेम्प्ट होती है तो मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है। अच्छा आसिफ भाई, मुझे ये बताएं कि आप क्योंकि ज़ाहिर है एक परेशानी से भी गुजर रहे हैं, वकला कम्युनिटी भी आपके साथ है, लेकिन हम खालिसतन अगर कानून की बात करें तो क्या आप समझते हैं कि कानून के मुताबिक आपके साथ रवैया हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि ये भी बात बारखा दफ़ा हो चुकी है कि ये मामला रिटर्न होना चाहिए था। कोई आपको जो कंटेम्प्ट का नोटिस है वो इन रिटर्न मिलना चाहिए और उसके बाद जो है वो आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम होना चाहिए, क्योंकि लॉ तो अगर जो भी है, अगर आपकी कोई इसमें अंदर है भी, अगर हम एक पार्शली भी देखें कि मैं एक वक्त के लिए भूल जाऊँ कि मैं एक वकील हूँ, वैसे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चले मैं आता हूँ इसके ऊपर कि मैं कहता हूँ जी आपके कानून इन अकॉर्डेंस विद लॉ आपके साथ होना चाहिए, तो वो आप बताएं कि लॉ क्यों क्या कह रहा है? वो तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा। देखें, कानून जो है वो बहुत क्लियर है। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ सॉरी माजरा जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना जी, वो एक ज़रूरी एक एलिमेंट है। इस मामले में भी ऑनरेबल कोर्ट को एक मैक्सिम है कि नो वन शुड बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज। ये मामला जब मेरे और कोर्ट के दरमियान हुआ है तो ऑनरेबल कोर्ट को चाहिए था शो काज नोटिस इशू करके मैटर किसी साथी जज को रेफर कर दिया जाता, जो रूटीन में आज तक की तारीख में हाई कोर्ट्स में होता है, क्योंकि चीफ साहब को करते हैं। चीफ साहब आगे किसी दोस्त को या किसी कुलीग को रेफर कर देते हैं, वो उसके ऊपर फैसला करता है। तो वो यानी आपके कहने का मकसद ये है कि जिन अदालत के जिन्हें नोटिस लिया हो, क्योंकि उनके साथ ये मामला हो गया, ये किसी खास केस में नहीं हुआ बल्कि आउट ऑफ द केस एक चीज़ है जी जी, तो क्योंकि इस वजह से एक मामला एक इम्पार्शियल कोर्ट के पास जाना चाहिए था। जो प्रैक्टिस है हाई कोर्ट की, क्योंकि वकला और जजेस के दरमियान तलख कलामी हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने असर्ट करना होता है, हमने अपने आर्गुमेंट्स में कुछ असर्ट करना होता है, कुछ लाउड हो जाते हैं, उसके ऊपर कोर्ट नाराज भी हो जाती है। समटाइम वो शो का नोटिस इशू करते हैं, फिर दूसरे साथी जज के पास जाता है, वहाँ पे सुनवाई, जो इसका प्रोसीजर है बेसिकली इसका पूरा ट्रायल होता है। आपने रिसेंटली इमरान खान का केस भी देखा होगा, तो इसका एक ट्रायल है कि वो मुझे शो का नोटिस देंगे। और मेरे वाले मामले में आप देखें कि मुझे 3:30 बजे सजा हुई है, जो डिक्लेयर हुई है सजा कोर्ट के अंदर 2 तारीख वाले दिन, और 3 तारीख को 10:30 बजे मुझे शो काज नोटिस मेरे ऑफिस में वसूल हो रहा है। ओके तो ये मतलब शो काज मुझे बाद में हुआ है, सजा मुझे पहले सुना दी गई है। इसका प्रॉपर है कि उन्होंने मुझे चार्ज करना है, फिर ये भी देखना है उसके ऊपर एविडेंस भी आएगा। जी एग्जैक्टली, जो वहाँ पे मौजूद है वो बताएंगे, शहादत देंगे कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनमें कंटेम्प्ट बनती भी कि नहीं बनती है। क्योंकि देखिए हमारा जो ताल्लुक होता है ना एज ए वकील और जज,
ये नॉर्मली अगर आप देखें जो प्रैक्टिसिंग लॉयर होते हैं वो अदालतों में जाते हैं, हमारे दरमियान अपने गुफ्तगू करते हुए आवाज़ का बुलंद हो जाना ये नॉर्मल रूटीन है, हो जाती है कुछ चीज़ें, और उसके ऊपर कोर्ट सम टाइम नज़रअंदाज चीज़ों को कर जाती है, सम टाइम वकला हजरात को खुद से भी रिलायंस होता है कि चीज़ें रियलाइज़ करते हैं। तो ये मामला तो आपस में मिलके, क्योंकि जब हमने अदालत शेयर करनी है, या तो वकीलों के बगैर फैसले होने शुरू हो जाएं, वकील ने आना को नहीं, या जजेस के बगैर फैसले शुरू हो जाए, सिर्फ वकील आएंगे, नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो ये मुमकिन नहीं है। दोनों वी आर द एक्चुअली इंटेग्रल पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जैसे दिलनवाज भाई ने बात की है, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, उसके लिए हम दोनों का किरदार यकसा है और मसावी बुनियादों पे है। अच्छा आसिफ भाई, मुझे ये बताएं कि ये अक्सर हमने देखा है कि इस मामले के अंदर जो है वो एक तो कानूनी तौर पर आपकी जो ग्रीवियंसेस हैं, जैसे आपने कहा चार्ज फ्रेम नहीं हुए, सज़ा पहले मिल गई, उसके बाद मुझे शोकाज नोटिस हुआ, उसके बाद जो है वो मामला अब कहाँ पर जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं? अभी कोई मीटिंग्स आपकी चल रही हैं, आपने कोई रेमेडी कानूनी तौर पर आपने क्या अवेल की है? मुझे कानून इजाज़त देता है, बट साहब बड़ी खूबसूरत बात की, और ये बहुत अहम सवाल है, जिस सवाल के लिए जो आप शायद आपके इल्म में होगा कि हाई कोर्ट में मैंने धरना दिया हुआ है, ये भी एक पीसफुल। अच्छा, वैसे धरने की क्योंकि मैं देखिए मैंने आपको ये बताता चलूँ कि हम आम एक शहरी को भी ये तजवीज़ करते हैं कि आप जब आपके साथ कोई ज़्यादती हो आप कानूनी रास्ता अडॉप्ट करें, तो पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपने कानूनी क्या किया? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये धरना जो है मेरी लास्ट ऑप्शन थी। कानूनी रास्ता ये था कि उसके ऊपर मेरी ICA जो तो अवेलेबल थी, मैं उसको अपील में जा सकता उस ऑर्डर के खिलाफ। मैं अपील फाइल की है, DB में लगी है, DB में ICA के अंदर आपका फैसला जो है वो उसका डिटेल मेरिट के ऊपर आया ऑर्डर? ICA में ये वही बताने लगा हूँ कि जो DB बैठी है, जिसमें नजफी साहब थे, ऑनरेबल जज नजफी साहब थे, वहीद खान साहब जज साहब थे, उन दोनों जज साहिबान ने मेरी ना ICA सुनी है, उन्होंने मेरिट पे नहीं सुनी, उन्होंने वो फैसला जो है वो जजी साहबान ने वो फैसला उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये वकील साहब जो आपने कंटेम्प्ट किया, आपको इसके ऊपर कन्विक्शन हुई है, तो आपने ये जो आपकी ICA है ये मेंटेनेबल नहीं है, आपने पहले पुलिस के सामने सरेंडर करना है, गिरफ्तारी देनी है, उसके बाद आपकी ICA सुनी जाएगी। अब मेरा वहाँ पे सवाल ये था ऑनरेबल कोर्ट के सामने, हमने अटेस्टेड कॉपी भी कोर्ट में दी है कि ऑनरेबल कोर्ट से हमारी दरख्वास्त है, हम उस चीज़ को कोर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन चूँकि वो भी कानूनी नज़ीर है कि यहीं पे मंडी बहाउद्दीन से एक DC साहब थे जिनको एक कंज्यूमर कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने पनिश किया था, सज़ा सुनाई थी, और यही हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं अमीर अली भट्टी साहब, इन्होंने वो सज़ा जो वो सस्पेंड की थी बगैर सरेंडर किए पुलिस के, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने लिखा भी था कि सरेंडर बिफोर द कोर्ट इज़ इनफ टू डील विद दैट। ये जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, ये अमीर अली भट्टी साहब के ऑर्डर में था, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जाता है कि बहरहाल अकबर नकवी साहब की एक जजमेंट थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि सरेंडर बिफोर कोर्ट इज टू बी कंसिडर्ड एज द सरेंडर बिफोर एनी अदर। तो उसके ऊपर मेरी ऑब्जेक्शन में उन्होंने फिर मैं कानूनी रास्ते में मेरे पास ये था कि मैं उस ऑब्जेक्शन की जो उन्होंने सस्टेन की है कि ये आप पुलिस के सामने सरेंडर करें, मैं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भी मैं कहता हूँ मेरे साथ ज़्यादती हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मेरे साथ जिनकी तरफ से मुझे कंटेम्प्ट लगाई गई है जिस कोर्ट की तरफ से, वो जज साहब जो हैं वो पिंडी से हैं, रावलपिंडी से हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी मेरा केस जो है ना उस जज साहब के पास, जनाब जस्टिस तारक मसूद साहब के पास लगाया गया, जो वो भी पिंडी से हैं। पूरे पाकिस्तान से कोई किसी और जज के पास भी लगाया जा सकता था, लेकिन खैर उन्होंने उनके पास कोर्ट लगाया और उन्होंने वो भी ऑब्जेक्शन सस्टेन किया, कहा नहीं आप गिरफ्तारी देंगे तो फिर आपका जो केस है वो सुना जाएगा, अदरवाइज़ उन्होंने मुझे दूसरी ऑप्शन दी थी कि आप वहाँ पे जाकर रिटन अपॉलॉजी दे दें उसी कोर्ट के पास, तब भी वो अपना ऑर्डर रिकॉल कर लेंगे। तो रिटन अपॉलॉजी चूँकि मुझे एक्सेप्ट नहीं थी किसी सूरत पे भी, दूसरी जो ऑप्शन थी कि सरेंडर बिफोर पुलिस, तो वो मेरे पास है, अब भी है, वो अब भी अवेलेबल है, लेकिन चूँकि मैं कह नहीं चाहता कि ये एक प्रेसिडेंट बने कि आइंदा के लिए भी वकला के लिए यही एक काज चलती रहे कि जब कभी वकील और जज साहब के दरमियान तलह कलामी हो, कंटेम्प्ट का कानून एक्टिव हो और फिर वकील जेल जाए, जेल जाने के बाद दोबारा उसका केस की सुना जाए और उसके ऊपर मेरिट के ऊपर डिसाइड किया जाए। मैं आसिफ मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। हमारे साथ मौजूद है मकसूद भुट्टर साहब, जो है वो लॉयर्स की पॉलिटिक्स में वो पेश रहे हैं, इस मामले पर भी वो गहरी एक नज़र रखते हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं और सोल्यूशन क्या है, क्योंकि आपको पता है कि लॉयर्स का तो एक ये आ रहा है कि उनका एक नुकसान
नुकसान भी है, वो अपनी डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ साहिल जो है हमारा वो भी सफ़र कर रहा है। तो भुट्टो साहब बताइएगा कि आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं और आपकी एक लीडरशिप पर्सनैलिटी है, आप इसके अंदर क्या किरदार अदा कर रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे मौका दिया अपने बोलने का। मैं समझता हूँ कि बार और बेंच जो है ये लहदा नहीं चल सकते, ना ही नहीं चलना चाहिए। ये डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए इन दोनों का इकट्ठे होना बड़ा जरूरी है और एक पेज में रहना, और ये दोनों रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। हम जो लॉयर्स हैं, हमारे बगैर भी आप डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है वो इनके बगैर नहीं इनका प्रोसीजर देकर चल सकता, और इसी तरह हमें भी जजेस का कॉपरेशन चाहिए। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हमने आपका रिगार्ड करना है। हेलो, जी आ रही है भुट्टो साहब, फरमाइएगा, आपकी आवाज़ आ रही है। इसी तरह हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फैसला होता है वो कानून के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन आप भी जजों को जो है वो रिस्पेक्ट दें, उन्हें पेशेंसली सुने, और फैसला आपने खुद करना है। ये जो इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, इसमें मैं समझता हूँ कि ये इंटॉलरेंस की बेहतरीन मिसाल है। इसे बदतरीन मिसाल कह लें या बेहतरीन मिसाल कह लें। इस मामले को इस तरह तूल नहीं लेना चाहिए था। ये उधर ही कोर्ट में उसी वक्त ये खत्म होना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ कि जज साहब को भी रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए था। जब बाहर के लीडर्स आ गए, उन्होंने अपना आके सबमिट किया, तो ये उधर खत्म हो गया। उसके बाद जब चीफ जस्टिस साहब के पास कमेटी की शक्ल में गए, जिसमें मैं भी शामिल था, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि ये ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसको हम इस तरह लेके चलें कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला हो गया, तो लिहाजा इसके लिए तो पूरी वो जंग चाहिए, तो इसको फौरी तौर पर आप अपना गुड ऑफिस इस्तेमाल करें। आप बड़े हैं, आप जो चाहे हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी उस वक्त रियलाइज नहीं किया। मुझे नहीं पता कि बेंच में इंटरनली कोई डिफरेंसेस हैं, ये कोई इनकी अपनी भी पॉलिटिक्स है, वो कि हमारे बाहर में भी पॉलिटिक्स है। हमारा जो अपोजिट ग्रुप है उसने भी कोशिश की कि वो उन्होंने कोशिश की कि हम लेट डाउन हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हाई कोर्ट बार का जो रोल है वो भी बाइस शर्मिंदगी है। उन्होंने वो फोरम ही नहीं दिया बार के इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। 1 महीना उन्होंने ये इनको ख्वार किया, हालांकि लाहौर बार का जो है वो इसमें पूरा कॉपरेशन रहा। लेकिन अब जहाँ तक बात आ गई प्रोटेस्ट की, देखें जब भी कोई ज्यादती होती है, कोई गलत हो जाता है, तो उसका सिविलाइज तरीका तो प्रोटेस्ट है। पहले प्रोटेस्ट होता था रेगुलेशन की शक्ल में, बाद में रेगुलेशन आ गई, रेगुलेशन पुट होने से पहले मामला रिजॉल्व हो जाता है। अब पता नहीं हम इतनी हमारी डिटेरेशन हो गई है कि हम अब रेगुलेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्राइक का कोई फर्क नहीं पड़ता, रैली का कोई फर्क नहीं पड़ता, तालाबंदी और ये धरने तक सूख डाला। तो ये धरने का मतलब ये तो नहीं है कि ये जबरदस्ती हमने ये बात बनवानी है, ये भी एक एहतजाज है। और ये 1 घंटे का हो, 1 दिन का हो, 1 वीक हो, ये एक पहले घंटे में रिजॉल्व होना चाहिए। तो हमें बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि हमारे जो भाई हैं वो रात को उधर भी, कुछ लोग जो हैं वो रात को उधर भी ठहरते हैं। तो ये मेरी इनसे गुजारिश होगी CJP साहब से भी, जो आज मुझे पता चला कि आबद जवारी साहब ने भी उनसे रब्ता किया कि ये हाई कोर्ट में कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शन पास करें कि ये गुड सेंस प्रिवेल करे और इस मामले को बैठ के रिजॉल्व होने वाला है। क्योंकि ये जो सजा हुई है उसको हम जस्टिफाई नहीं कहते, ये 10A की खिलाफवर्जी है, उससे प्रॉपर डिफेंस का मौका नहीं दिया गया राणा अफसर को। और मैं समझता हूँ कि अगर जज साहब को गुस्सा से नहीं हैंडल हुआ तो बाकी जजेस की ये जिम्मेदारी थी कि वो इसको, जिसमें स्पेशली चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी थी कि वो इसमें इंटरवीन करके इस मामले को रिजॉल्व करते। लेकिन वी आर होपफुल, जो हमारे खिलाफ जो एलिगेशन आता है कि ये शायद बार का इलेक्शन है और ये इलेक्शन स्टंट है, ये भी गलत है। मैं बिल्कुल इसको कंडेम करता हूँ जो लोग ये बात करते हैं। ये नहीं इशू है, ये सिर्फ बार का इशू है, जिसको हम समझते हैं कि हमारा कोई वकील प्रेशर में, डर की वजह से कोर्ट में अगर अपने केस को सही तरह आर्ग्यू ना कर सके इस प्रेसिडेंट की वजह से,
तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी लॉयर्स के साथ भी, लिटिगेंट के साथ भी, और इंसाफ का मेयार भी जो है वो भी गिरेगा। जी भुट्टो साहब, मैं यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि कानूनी तौर पर ये मार्जिन या गुंजाइश मौजूद है कि इस मामले के अंदर एक डिटेल लॉ होना चाहिए कि लॉयर्स ने कोर्ट के अंदर जब आर्ग्यू करना है तो कौन सी चीज़ कंटेम्प्ट के ज़िम्मे में आएगी और कौन सी जो है वो अग्रेसिव एक आर्ग्यूमेंट में आएगी। हर लॉयर का अपना एक स्टाइल होता है बोलने का, लफ्ज़ों को अदा करने का, अपने जेस्चर को इस्तेमाल करने का। तो इस तरह तो फिर लॉयर्स, जैसे आपने खुद कहा कि अगर तलवार लटकी रहेगी गर्दन के ऊपर तौहीन अदालत की, तो फिर हम अपने साइल की बात कैसे करेंगे? मैं समझता हूँ कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है या जो लॉ प्रिवेल कर रहा है वो सिर्फ जो डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर रह गया है। ये इस तरह के जो छोटे छोटे माल है, छोटी बात की तलखी हो जाती है, इसको तो अब इंटरनेशनली इसको कंटेम्प्ट नहीं माना जाता। ये तो सिर्फ डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर की बात रह गई है दुनिया में। मॉडर्न दुनिया में, इवन हमारे अपने मुल्क में भी ऐसी कोई ऐसा ट्रायल नहीं हुआ जिसमें अपना किसी ने कोर्ट में कंटेम्प्ट की हो और उसको सजा दे दी गई हो। सिर्फ डिसओबीडियंस ऑफ लॉ की बात हुई है जब भी हुई है, डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर की। तो मैं नहीं समझता कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और ना वकला को इतना इस तरह अंडर प्रेशर करके आप कोई बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक। भुट्टो साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आप क्या कोई रिसेंट कोशिश कर रहे हैं? कोई लास्ट मीटिंग आपकी कब हुई? क्योंकि एक तूल पकड़ता जा रहा है मामला। अभी लाहौर बार के इलेक्शन है, इसके बाद हाई कोर्ट के शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लॉयर्स की ये एक रीत है, एक अच्छी प्रेसिडेंट है कि हर साल इलेक्शन होते हैं, तो वो एक बड़ी अच्छी अपनी जगह पे बात है। लेकिन ये मामला तो जाहिर है इसको वाइंड अप नहीं होना चाहिए जल्द अज जल्द, तो आप क्या इसके अंदर मीटिंग देख रहे हैं अभी? जी मैं इसमें बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि ये फौरी तौर पर रिजॉल्व होना चाहिए। जहाँ तक बाद इलेक्शन की रहेगी, आपको पता है लाहौर में तो इलेक्शन पूरा साल होते हैं, जी। एक इलेक्शन खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। तो लिहाजा इसको इलेक्शन स्टैंड कहना या ये कहना कि ये इलेक्शन खत्म हो गया तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, इसको इस तरह रिजॉल्व होना चाहिए कि ये हमारी जीत बार की जीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये अदलिया की भी जीत जो है वो भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे बार जो है वो प्रेशर में आएगी और वकला प्रेशर में आके अपनी जो इसमें अपनी जिम्मेदारियां हैं कोर्ट्स में वो बेहतर अंदाज से अदा नहीं कर सकते। ये मामला आपस में बैठ के होना चाहिए और इस हवाले से एफर्ट चल रही है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी इसमें सोल्यूशन निकलेगा। जी बहुत शुक्रिया मकसूद भुट्टो साहब, सीनियर लीडर हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने अपनी आरा से आगाह किया और बताया कि इस मामले को कानूनी तौर पर सेटल होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि किसी की जीत हो गई किसी की हार हो गई, क्योंकि इसके अंदर विन विन सिचुएशन होगी तो ये मामला आगे बढ़ेगा। दिल नवाज चीमा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। बात फिर वही आती है कि जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि गाड़ी आगे नहीं चलेगी अगर ये ज़िद आई, क्योंकि हमने देखा कि कुछ चीज़ें कानून के मुताबिक शायद नहीं हुई और उसके अंदर जो है वो चार्ज फ्रेम नहीं हुए और उन्होंने अपने ही कॉज के अंदर खुद ये जज कर लिया। तो हमें प्रेसिडेंट ये मिलता है कि इस मामले में या तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस मामले के अंदर सो मोटो भी लेते रहे और मामले को किसी तरह से डिफ्यूज़ करवाया। आपको मुल्तान का एक वाक़या याद होगा, तो आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं वो आगे आए? बट साहब देखिए, मेरा इसमें ये व्यू होगा और मेरी ये आजिज़ाना गुजारिश या मशवरा समझ लें आप सबके लिए होगा कि देखिए इसका एक मेकनिज़म हमें अब तश्कील करना चाहिए और जो बाहर के मेंबरान हैं और जो सीनियर लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी देख लें इस चीज़ को, और अगर मुनासिब समझे तो ऑनरेबल जजेस भी देख लें कि एक बॉडी या कोई एक फोरम ऐसा हो जाए जिसमें जुडिशरी से भी रिप्रेजेंटेशन हो जाए और सीनियर लॉयर से भी रिप्रेजेंटेशन हो जाए, और वो हमेशा हर वक्त बेशक ना भी रहे मौजूद, लेकिन जब ऐसा बॉटलनेक क्रिएट होता है या ऐसी क्राइसिस क्रिएट होती है जिसमें से कोई सोल्यूशन नहीं बन पा रहा होता, तो कोई इसमें बुरी बात नहीं
नहीं है। हाँ, पूरी दुनिया में एक फ्रेटर्निटी होती है, एक रिलेशनशिप ऑफ कोलिजियलिटी होती है बिटवीन द बार एंड द बेंच। कोई ऐसी बड़ी बाट नहीं है। वो भी लॉयर्स हैं और इन्हीं लॉयर्स में से कल को जुडिशरी में लोगों ने जाना है, तो ये एक बड़ी हमानगी होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई क्राइसिस बन भी गया है और इवन बेंच में भी जब रिटायरमेंट होती है तो उन्होंने वापस जो है वो इसी में आना है। तो बात यह है कि एक चैनल्स होने चाहिए, जो एक रास्ता बने कि बैठ के इस चीज़ का हल किया जाए। देखें, ऐसे पहले मैं सिर्फ ये कहूँगा, इससे पहले भी वाक़यात हुए जैसे आपने जिक्र किया, और खुदा ना करे लेकिन होंगे, हो सकता है इसके बाद भी हों। अगर तो ओपन चैनल और अगर दो पर्सनालिटीज़ के दरमियान, देखिए इंसान होता है, किसी की तबीयत कैसी है, किसी की तबीयत दिन का फ़र्क होता है, कई चीज़ें होती हैं, कहीं पे क्लैश हो भी जाता है, लेकिन उस फ्लेयर अप, उस क्लैश और पर्सनालिटी क्लैश के बाद कोई वापसी का रास्ता भी तो होना चाहिए कि वहाँ से वापसी हो सके, जिसमें सारी कानूनी कबाहतें और जो लीगल ऑब्स्टिकल्स हैं वो ना भी हों। ताकि देखिए, हमारी जिम्मेदारी एज एडवोकेट्स क्या है और जुडिशरी की भी क्या है कि लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है आसानी से, सस्ता और जल्द फराहम करे। ये हमारा सरों का एक मिशन है। दिस इज़ द ड्यूटी वी हैव टेकन अपॉन आवरसेल्व्स एंड वी मस्ट वर्क टुवर्ड्स दैट कोलेक्टिवली। तो जब उसमें हैम्पर होगा, उसमें तो तकलीफ किसको होगी? साहिल को, और साहिल सफ़र करेगा। तो इसमें ये हमें तरीका निकालने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम एक चैनल या एक बॉडी तश्कील करें जिसमें ये पॉसिबिलिटी हो कि जब कभी ऐसे प्रॉब्लम्स हुआ करें तो एक अच्छे माहौल में उसका सेटलमेंट हो जाए और वे आउट निकल आए। जी राना आसिफ साहब, मैं आपसे वापस आऊँगा और मैं पूछना चाहूँगा कि क्या लॉयर्स को वाकई एक घुटन का सामना है? कोई ऐसे उनके ऊपर जो है वो कोई FIR आए दिन हुई रहती हैं, तो क्यों ये मामला जो है वो इस तरफ रुझान जा रहा है? क्योंकि मैंने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं जी कि राना आसिफ साहब जो है वो लॉयर्स की आवाज़ बन गई। ये स्लोगन है कि इसके अंदर कोई रियलिटी है? अगर मेरे पिछले कैरियर को देखें, 2 साल हो गए हैं बीइंग ए मेंबर पंजाब बार काउंसिल, तो मैंने वॉइस अप हुआ हूँ हमेशा वकला के इश्यूज़ पे। मेरे अपने अंदर बार काउंसिल के अंदर भी कभी कोई मसाइल हुए हैं तो मैं अपने मेंबरान के ख़िलाफ़ भी बोला हूँ और बहुत ज़्यादा बोला हूँ। अपने साथी मेंबरान को भी मैंने बहुत टफ़ टाइम दिया है पंजाब बार काउंसिल में। तो बात ऐसा है कि मैं वापस आता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि वकला को इसलिए टारगेट किया जाता है नॉर्मली कि इनके अंदर ये थोड़े से कॉर्जियस होते हैं। कॉर्जियस इसलिए होते हैं कि ये समझते हैं कि अगर कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं हो रही जो कि कानून कहता है, तो ये उनको मेंड करने की कोशिश करते हैं, अगले बंदे को बताने की कोशिश करते हैं कि इसका तरीका ये नहीं, ये है। और नॉर्मली हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि जब भी कभी कोई बंदा आवाज़ उठाता है किसी चीज़ के लिए, उसको बदतमीज़ करार दे दिया जाता है। जब भी, हालांकि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना मेरा ख्याल बदतमीज़ी नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जब भी आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं अपने हकूक़ के लिए, और उसके लिए लोगों को, वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। बेसिकली जब हम आवाज़ उठा रहे होते हैं तो वो आवाज़ बुनियादी हकूक़ की होती है। हमारे आइन ने जो हमें प्रोटेक्शन दी है, और वी आर द कस्टोडियन एंड सेम ऑन दैट फुटिंग, courts are having the same mandate to protect the constitutional fundamental rights। तो इसमें बदकिस्मती है कि वकला को टारगेट स्पेसिफिकली इसलिए किया जाता है कि ये आवाज़ उठाते हैं किसी भी जुर्म, किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़, किसी भी फ़िरौन के ख़िलाफ़, किसी भी ऐसे बंदे, ताकतवर बंदे के ख़िलाफ़ जिसके पास सामने कोई दूसरा खामोश हो जाता है। तो ये वकला की, मैं कहता हूँ कि सोसाइटी के अंदर ये वकला का ही एक एलिमेंट है जो बेहतर तरीके से चीज़ों को लेके जाता है, जिससे अदारे अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। आप ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में चले जाएं, आप उसमें चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, किसी भी महकमे को निकाल के देख लें, वहाँ पे आप किसी को जाके ये कहेंगे अगर कि यार आप जो कर रहे हो ये गैर कानूनी है, इल्लीगल है, आपको इस तरह से करना चाहिए जो कानूनी तरीक़ाकार है, जो ड्यू प्रोसेस है, तो उसके ऊपर वो आगे से बोलेगा और वो कहेगा कि आप कौन होते हो जो मुझे समझाने वाले, सिखाने वाले। तो इसके ऊपर सिर्फ एक वकील ही है जो खड़ा हो जाता है और वो बताता है, सिखाता है, जिसको बदकिस्मती से बदतमीज़ी कहा जाता है। और हमारे यहाँ मैं वेरी अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कि ये जो कंटेम्प्ट भी लगी है, ये भी उस वजह से लगी है कि हमारे यहाँ बुनियादी हकूक़ जो है वो पूरी तरह एक्टिव नहीं है। हमारे आइन के अंदर से बुनियादी हकूक़ निकाल दें तो आवाम के लिए, एक आम आदमी के लिए आइन के अंदर कुछ भी नहीं है। वो तो बकाया सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो सारी चीज़ें अपॉइंटमेंट्स हैं, वो जुडिशरी है, वो एग्जेक्टिव्स हैं, वो पॉलिटिक्स हैं। जो आवाम के लिए है वो सिर्फ बुनियादी हकूक़ हैं, और बुनियादी हकूक़ को भी इंश्योर करने की जिम्मेदारी इन लोगों पे है जो इनको पामाल करते हैं। एक वकील ही है जो बुनियादी हकूक़ की बात करता है और फिर उसको टारगेट किया जाता है कि ये बदतमीज़ है। मेरा ख्याल ये टोटली अनफेयर है।
अच्छा आसिफ सर, ये बताएं कि ये जो एक आप समझते हैं कि बैलेंस का फुकदान है, क्योंकि अगर कोई ऑनरेबल जज को इस तरह का मामला करता है, जिस तरह आपका एक क्लेम है कि मेरे साथ एक ज़्यादती हुई, एक लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक ज़्यादती हुई, तो आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई सहल तरीका होना चाहिए कि एक कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं, एक रेजोल्यूशन आप फाइल कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल आप अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हर जो ऑनरेबल जज के खिलाफ अगर आप जाते रहेंगे तो वो फिर मामला तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसके अंदर कोई रूल्स वज़ा होने चाहिए, कोई जैसे अभी दिलनवाज चीमा साहब भी कह रहे थे कि कोई बॉडी तश्कील होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता चलता, और ये शायद हमारे जो यंग लॉयर्स आते हैं वो भी फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनको एक क्लियर कट एक पता होना चाहिए कि ये लॉ है, आपने किस तरह, क्योंकि लोग तो इंटरनेशनली अगर आप बात करें तो उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने टून तक पर बात की है कि आपकी टून किस तरह से होगी, आपकी इंटेंशन क्या होगी, तो वो तो लोग इसके ऊपर बहुत काम कर चुके हैं, तो हम उधर ही खड़े हैं, तो इस पे थोड़ा रोशनी डालें आप। मैं आगाज़ आपकी बात का इससे करूँगा कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से इंप्रेशन ये दिया जाता है कि अदारों का खौफ होना चाहिए, ख़ुसूसी तौर पे जुडिशरी का, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ अदारों का एहतराम होना चाहिए, और एहतराम उस वक्त होगा जब अदारे प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। अच्छा, वैसे आप देखें आसफ, आपकी बात काट रहा हूँ कि बेशुमार ऑनरेबल जजेस इस तरह के हैं कि वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। जी, मेरा अपना एक टू बी ऑनेस्ट, मेरे अपने बड़े मामलात के अंदर, नोट टू नेम एनीवन, लेकिन मेजॉरिटी जो जजेस साहबान हैं वो ज़्यादा आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं एक दफ़ा आपको तस्करा करता चलूँ कि मैं बुक का कोई पेज जो है वो गलत पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा बात आपकी ठीक है लेकिन आप सेक्शन वो खोलें, तो मैंने खोला तो उन्होंने कहा ये अब आपकी बात। तो इस तरह के प्रेसिडेंट भी हमें मिलते हैं। हम लोग जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, जब किसी सीनियर को ज्वाइन नहीं किया था, तो हमें एक सीनियर एडवोकेट ने कहा था कि आप कोर्ट में जाया करें, कोर्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम जाया करते थे कोर्ट में। तो बात यह है कि अब यहाँ पे मैं बात दोबारा वहीं से रिज्यूम करता हूँ कि जो चीज़ें हैं, ये बहुत सारे जजेस हैं जिनके बड़े गुड बिहेवियर हैं, और उनके गुड बिहेवियर की वजह से बहुत सारे बच्चे जो इस फील्ड में आते हैं वो इतनी एनर्जी फील करते हैं कि वो अपना आगे वाला केस और बेहतर तैयार करके लेके आते हैं। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जब एक जूनियर, जो भी जूनियर कोई भी नहीं होता, सारे सीनियर होते हैं, आई मीन जब एक अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे है, वो एडवोकेट हाई कोर्ट है, तो वो केस प्रेजेंट करने जा रहा है, आप मुझे ये बताएं कि अगर उसके जहन में ये खौफ हो कि ऑनरेबल कोर्ट मुझे झाड़ ना दे, मेरी इंसल्ट ना कर दे, मुझे बात ना करने दे, तो क्या वो अपने क्लाइंट के साथ इंसाफ कर रहा है? तो इधर कोई लॉ है, कोई रूल है कि जो ये बता सके कि जनाब ये आपने जो है वो लॉयर्स को कैसे ट्रीट करना है? ये लॉ आप समझते हैं? भाईजान, जो चीज़ें हैं मौजूद हैं, लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा, यहाँ पे माइट इज़ द राइट, वही चीज़ें अप्लाई होती हैं। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जब देता है कि डिग्निटी ऑफ ए पर्सन, वो आप वकील हों, आप किसी प्रोफेशन से हों, डिग्निटी मेरी ये है कि मैं बाइज़्ज़त आदमी हूँ और मुझे बाइज़्ज़त तरीके से डील किया जाए। ये आइन ने मुझे दिया है तहफ़्फ़ुज़। तो जब मुझे आइन ने ये तहफ़्फ़ुज़ दिया है तो इसको इंश्योर करना भी तो इन्हीं दोस्तों की जिम्मेदारी है, जजी साहबान की, इन अदालतों की। तो मुझे वहाँ पे जाके अगर ये कहा जाए कि अदालतों का खौफ होना चाहिए, तो जब मैं अदालतों के खौफ में जाऊँगा तो यकीन जानिए कि ये जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी कहते हैं, ये प्योरली हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। आप मुझे बताएं, मेरे दिल में जज साहब का खौफ हो कि उन्होंने मेरी इंसल्ट कर देनी है, तो मैं कैसे अपने केस को प्रेजेंट कर सकता हूँ? अब हम जाते हैं, जब सम टाइम होता है कि कुछ आर्गूमेंट्स में हमने अजर्ट करना होता है, कुछ चीज़ों को प्रेस करना होता है, वहाँ पे हम थोड़ा सा सख्ती से बात करते हैं अपने क्लाइंट के लिए। अब उसके ऊपर अगर अदालत समझे कि मैंने अजर्ट किया है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो मेरा ख्याल ये बदकिस्मती होगी। मेरे ख्याल में सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, प्राइमरी चीज़ है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। मैंने यूनिफॉर्म गंदा पहना है, मैंने अच्छा पहना है, इससे इंसाफ करने के वक्त तो मेरा ख्याल मुश्किलात नहीं आनी चाहिए। मेरी ज़बान अंग्रेज़ी है, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, ये भी एक बैरियर नहीं होना चाहिए इंसाफ के, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए। मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे पर्सनलाइज नहीं किया जाना चाहिए। मैं एक वकील हूँ, मैंने लॉ किया है, मैंने 10-15 साल, मेरी अपनी 17 साल की स्टैंडिंग है। जब मैं इतनी स्टैंडिंग के बाद भी कोर्ट में जाऊं और मुझे यही खौफ रहे कि अदालत ने अगर मेरे पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे एसोसिएट हैं, उसके सामने बिला वजह मेरी अगर इंसल्ट कर दी, तो ये बच्चे मुझसे क्या इंप्रेशन लेंगे? ये जो तनाज़ात होते हैं, ये बेसिकली ये इज्जत के मामले, ये डिग्निटी के मामले से शुरू होते हैं। आप मेरा केस सुने, बहस मेरी सुने, मैं गलत कर रहा हूँ तो उसके ऊपर मुझे टोकेंगे, वकील साहब आप ये गलत बात कर रहे हैं, बात ये नहीं, बात ये है, ठीक है? आप मेरिट के ऊपर फैसला करें।
अब मुझे पर्सनलाइज करना शुरू करते हैं कि आप खड़े कैसे हैं, आपने सॉक्स जो एंकल वाली पहनी है या पूरी पहनी है, आपकी टाई टेढ़ी जा रही है। ये चीज़ें हमें लॉ में पहले ही पढ़ा दी जाती हैं, हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और अगर इसके ख्याल रखने के बाद भी अगर किसी की जो कॉलर और टाई में ख़राबी है तो फिर उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसकी कोई और वजूहात हो सकती हैं, आप उसको फारगो करने दें। कोई भी नहीं चाहता वो गंदा दिखे, सब चाहते हैं हम अच्छा दिखें। लेकिन प्रॉब्लम मैं यहीं पे कहता हूँ, आपके चैनल की तवज्जो से ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से भी कहता हूँ कि वकला की इज़्ज़त को रिटेन किया जाए। यकीन जानिए, आप जब कोर्ट में वकील साहब दाखिल होते हैं, आप उनको वकील साहब कहते हैं, ऑनरेबल मेंबर कहते हैं, लर्नड एडवोकेट साहब कहते हैं, तो वो उसका खून और उसका जज्बा बढ़ जाता है। वो आपको खुश होकर माय लॉर्ड कहता है, वो आपकी इज़्ज़त करता है और भी करता है, और केस पे फोकस करता है, जिससे आपको सहूलत मिलती है, आप उसके ऊपर बेहतर फैसला देते हैं। नहीं असद, मैं तो आपको यहाँ तक याद दिलाना चाहूँगा कि एक टाइम था कि जुडिशरी को जब अगर सबोटाज किया गया, उसके ऊपर जो है वो शाफून मारा गया, तो लॉयर्स एज ए फोर्स सामने आए। क्योंकि पुलिस तो जाहिर है या दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो थी 2007, आप जाहिर है जैसे तस्करा कर रहे हैं, आपको भी याद होगा कि उस ज़माने के अंदर तो लॉयर्स ने बढ़ चढ़ कर जो है वो जुडिशरी को प्रोटेक्ट किया, ना सिर्फ रोड्स के ऊपर, ना सिर्फ टीवी चैनल्स के ऊपर, ना सिर्फ अखबारात के अंदर, बल्कि ऐसा लगा कि ये एक फोर्स है जो कि ना सिर्फ जो है वो सड़कों पे आ सकती है, बल्कि इंटेलेक्चुअली इतनी ज़्यादा ये अपराइट है कि अपने हकूक़ की बात करेगी और जस्टिफाई करेगी। उसके अंदर हमारे बेशुमार वकला हैं जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी इस जुडिशरी के लिए। तो आप नहीं समझते कि लॉयर्स का रोल तो इस कदर भी रहा है कि वो जुडिशरी को इस कदर प्रोटेक्ट करने गए हैं? मैं यहाँ पे एक भट्ट साहब बहुत खूबसूरत बात की है आपने, हम इनका हर अव्वल दस्ता है इन अदालतों का। इसके लिए कराची के अंदर आपने देखा भी होगा, उस वक्त लॉयर मूवमेंट में जाने गई हमारी बहनों की, हमारे भाइयों की जाने गई हैं। समझने की बात यह है कि हम हमेशा से आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वकला ने इनका साथ दिया, वहाँ पे खड़े रहे इनके सामने। जब डिक्टेटरशिप आई थी उस वक्त भी वकला ने इनका तहफ़्फ़ुज़ किया था। सिर्फ ये तहफ़्फ़ुज़ ले सकते हैं तो वकला का ले सकते हैं, जब भी इन्होंने पुलिस का लेना तो इन्होंने कस्टडी लेनी है अपनी। ये वकील ही है जो इनके ऊपर जान कुर्बान कर सकता है, कोई पुलिस वाला इनके ऊपर जान कुर्बान कोई इदारा नहीं करेगा। ये हम समझते हैं कि ये बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं ये लोग। ये जितनी भी अदालतें हैं, ये हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं, ये हमारे बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। आप जानते हैं जब भी मार्शल लॉ लगता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि बुनियादी हकूक़ को कर्टेल कर दिया जाता है, वो आइन में से वो चीज़ें निकाल दी जाती हैं। उस वक्त PCO ले आया जाता था। मैं भी ये कहता हूँ कि ये मुलाजम नहीं है स्टेट के, ये मरात जो इनको मिल रही हैं, ये इस चीज़ को समझेंगे, ये मरात इनको सिर्फ इंसाफ करने की वजह से मिल रही हैं। मत ख्याल करें कि आप स्टेट के मुलाजम हैं, मुलाजमीन तो ये दूसरे जो अदारे हैं वो हैं। आपके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है। उस चीज़ को समझते हुए चाहिए कि हमें वो इज़्ज़त देंगे तो यकीन जाने ये अदारे ज़्यादा महफूज हो जाएंगे। जब तकरार रहेगी, हम इसी खौफ में रहेंगे ऑनरेबल कोर्ट ने मेरी इंसल्ट कर देनी है, मैंने आगे से रिबट कर देना है, हमारे पे कंटेम्प्ट लग जानी है, एक मूवमेंट आ जानी है। इस चीज़ से हमें निकलना चाहिए। हमें फोकस जो करना चाहिए वो सिर्फ इंसाफ की फराहमी के लिए करना चाहिए। बाकायदा सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जानी है। प्राइमरी चीज़ जिसके लिए ऑनरेबल कोर्ट्स भी हैं, जिसके लिए इतना बड़ा बजट भी इस्तेमाल होता है, जिसके लिए इन जजी साहबान को इतनी ज़्यादा मरात भी दी जाती हैं। अगर मैं तलख बात करता जाऊं कि ये 136वें नंबर पे जो कैटेगराइज किया गया है, इसके पीछे वजूहात यही हैं कि हम डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के ऊपर फोकस नहीं करते। हम जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको अहमियत दे के बेहतर कर लेते हैं, और इंसाफ की फराहमी के लिए जो गरीब लोग हैं वो आज भी बदगुमान है, वो आज भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है इन अदालतों के ऊपर कि मुझे इंसाफ मिलेगा। ज़्यादातर लोग अपने इंसाफ अपने हाथों से ले लेते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा कत्लो गारत भी होती है, ज़्यादा सिविल केसेस भी लिटिगेशन में भी आते हैं। अब मैं यहीं पे आखिर पे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि हम बेशक, इसमें कोई शक नहीं, इनका हर अव्वल दस्ता है इन अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि ये इंसाफ करते हैं, ये हमारे बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। दैट्स इट। जी, थैंक यू वेरी मच राना मोहम्मद आसिफ साहब। आपने अपना पूरा एक पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया और उसके अंदर बताया कि कैसे इस्लाह हो सकती है। अब मैं बात करूंगा अपना दिलनवाज चीमा साहब से। दिलनवाज चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, दुनिया बहुत आगे चली गई है इन मामला, तो हम उधर ही फंसे पड़े हैं कि एक वकील ने कैसे प्रेजेंट होना है, ऑनरेबल जज ने कितना मार्जिन देना है उसको आर्ग्यू करने का, कहाँ पर कंटेम्प्ट लगेगी। तो आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर क्या स्टेप्स होने चाहिए?
जी बिल्कुल, देखिए बट साहब बात ये है कि पहले तो मैं थोड़ी सी बात करूँ व्हाट इज़ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इस कानून की हिस्ट्री आखिर क्या है? ज़ाहिर है इंग्लैंड से हमने बहुत सारा कानून लिया और इस मकसद, देखिए इसका कभी भी ये मकसद नहीं रहा कि लोगों को सज़ाएँ दी जाएँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक डिटेरेंट होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अदालत की इज़्ज़त, उसकी वक़ार और उसका दबदबा महफूज रखने के लिए। देखिए वरना तो अगर अदालतों में तौहीनें होने शुरू हो जाएं तो इंसाफ का निज़ाम तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो अदालत की उसकी जो रिस्पेक्ट है उसको महफूज रखने के लिए एक मेकनिज़म है कानून में। लेकिन इसका ये मतलब कभी भी नहीं रहा, और हमेशा हमारी अपनी जजमेंट्स में आपको ये मिलेगा कि जज साहिबान ने होल्ड किया हुआ है कि ये तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट है कि अगर बिल्कुल ही चीज़ें पानी सर से निकल जाए तो फिर जाहिर है कोई अदालत के पास रास्ता तो होना चाहिए कि ऑर्डर मेंटेन रखे, वरना उसने इंसाफ किस तरह फ्राहम करना है। तो ये इसका पर्पस हमें समझना है कि दिस इज़ व्हाट कंटेम्प्ट इज़, उसको जहन में रखते हुए। और जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की बट साहब, देखें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आई हैव टू से, मैं कहने की बात है कि हमने हमेशा जज साहिबान से बहुत देखा है कि दे आर वेरी पोलाइट इन सेंस। यहाँ तक भी बातें हमने देखी हैं कि जहाँ पे हमें लगा है वकील साहब शायद ज़्यादा बोल गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी मैंने अक्सर देखा जज साहिबान दरगुजर कर देते हैं। बट दूसरे इंस्टेंसेस भी मौजूद हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि इस कानून का असल मकसद क्या था और उस पैराई के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरा मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि जहाँ तक हम बात कर रहे हैं ना कोड ऑफ कंडक्ट की, देखें हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में दोनों चीज़ें शामिल हैं। एक तो रिस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट इज़ देयर, दैट इज़ पैरामाउंट, बट साथ ये भी चीज़ मौजूद है कि यू आर ड्यूटी बाउंड टू आर्ग्यू द केस ऑफ योर क्लाइंट टू योर अटमोस्ट रिमेनिंग विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ। हर कानूनी हरबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने साइल का मुकदमा पुरजोश अंदाज से लड़ने के लिए। तो ये भी हमारे ऊपर ड्यूटी है, हमने अपने क्लाइंट का टू द अटमोस्ट डिग्री का लड़ना है केस, ये हमारी जिम्मेदारी है कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत। लेकिन एट द सेम टाइम हमने कोर्ट की रिस्पेक्ट को भी देखना है। तो ये चीज़ें बट साहब सारी होती हैं बैलेंस की। आपने बात की दूसरी ज्यूरिसडिक्शंस में, देखें ना ये बात है, वो चीज़ इन चीज़ों से निकल आए हैं। वो एक फ्रेटर्निटी की रिलेशनशिप है, जज साहिबान की वकीलों के साथ, वकील साहिबान की जजों के, इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल वेरी कर्टियस रिलेशनशिप, और यही बेहतरीन अंदाज़ है। देखें आप केस प्लीड करते हैं, हम वकील हजरात अक्सर मैं दोस्तों से डिस्कस करता हूँ कि हमें कोई शिकवा या गिला नहीं होता कि जज साहब ने मेरा केस डिसमिस कर दिया या जज साहब ने मेरे ख़िलाफ़ ऑर्डर कर दिया। वी अंडरस्टैंड, वो जज साहब ने फैसला देना है, उनका इख्तियार है। लेकिन ये ज़रूर बंदा महसूस करता है कि जज साहब अगर या कोर्ट में आपकी, जिस तरह बनर साहब बिल्कुल सही बात की, आपके साथ दोस्त साथी होते हैं, आपकी अपनी एक रिस्पेक्ट या स्टैंडिंग होती है, वहाँ पे आपकी इंसल्ट हो जाए या डिग्रेड किया जाए आदमी को, तो ज़ाहिर है वो फिर बंदे को तकलीफ़ तो होती है। नहीं, ये बिल्कुल आपने दिलनवाज़ी में सब बात ठीक की है कि एक एक्विलिब्रियम, एक बैलेंस की ज़रूरत है जिसके अंदर बार और बेंच दोनों की डिग्निटी जो है वो मेनटेन हो सके। मैं वापस आऊँगा राना मोहम्मद आसिफ साहब की तरफ। ये मुझे बताइएगा कि आप मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी हैं और आपने जो है वो आपको, क्योंकि पर्सनली भी आपसे इंटरेक्शन रहता है, आप एक ठंडे मिजाज की आदमी हैं। तो जब मैंने ज़ाती तौर पे सुना कि आपके साथ ये वाक़या पेश आ गया है तो मुझे एक बड़ा वो ताज्जुब भी हुआ कि आप एक ज़िम्मेदारी पे भी हैं। अगर कोई यंग वकील होता, क्योंकि अक्सर ये हो जाता है, जैसे मैंने आपको कहा है कि इसके अंदर एक गुंजाइश मौजूद है, लेकिन मुझे आपसे ये लगा कि यार ये एक नहीं जो है वो वाक़या होना चाहिए था। लेकिन जो आपने डिटेल बताई है उसके अंदर आपने कहा कि जी मैंने पहले केस अपने मोक्कल का किया है, उसके बाद आप आए, तो आपको कहीं ये मार्जिन नहीं नज़र आया कि डिफ्यूज़ कर दिया जाए इस सिचुएशन को? क्योंकि हम तो रोज़ कोर्ट्स में पेश होते हैं, बाज़-औक़ात आपसे कभी हो जाता है, बाज़-औक़ात जजेस कर देते हैं, तो उसके अंदर आप एक गुंजाइश तलाश करते हैं कि कहीं जो है ना वो एग्ज़िट मिले और हम निकल जाएं ताकि इस मामले को आगे ना। तो कोई ऐसा चांस नहीं बना आपके लिए? चांस मेरे पास था, मैंने आप अंदाज़ा कर ले, मैं इतना कुछ जज्बाती होता तो मैं अपना केस ना पहले आर्गू करता। अच्छा, ये बड़ी वैसे एक बात है कि आपने पहले अपनी ड्यूटी जो है वो की है एज ए लॉयर, आपने अपने क्लाइंट का केस किया, उसमें आपको रिलीफ भी मिल गया। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर आपने अपनी जो ज़्यादती की बात की। नहीं, मुझे लगा यहाँ पे कि भी मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, बीइंग ए लॉयर मैंने अपना केस किया, मुझे केस करना भी चाहिए था क्योंकि वो प्री अरेस्ट बेल थी, पुलिस को गिरफ्तार करने पे तुली थी, तो क्लाइंट की जो मेरे साथ कमिटमेंट थी मैंने उसको पूरा करना था। मैंने केस किया, उसके ऊपर हुआ सारा कुछ। फिर मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि मैं एक रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। बात ये नहीं कि मेरी इंसल्ट हुई है, बात यह है कि कभी भी किसी वकील की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। मेरा मौक़िफ़ उस वक्त सिर्फ यही था
कि वकला को, जब मैंने ऑनरेबल कोर्ट को मुखातब किया तो मैंने अपना नाम नहीं लिया कि आपने मुझे निकाला है। मैंने ऑनरेबल कोर्ट से, अगर उस कोर्ट में CCTV कैमरा मौजूद है, उनको वो महफूज भी कर सकते हैं, मैंने कहा कि एक वकील को जो आपके पास इंसाफ के लिए आता है उसको अदालत से बाहर निकाल देना मुनासिब नहीं है। और ये मेरे के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी थी अदारे की तरफ से भी कि मैं ये कन्वे करता कोर्ट को कि ये मुनासिब नहीं है कि आप, अब मुझे भी पता था वो सीनियर प्यूनी जज हैं, वो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, वो बहुत ताकतवर हैं, उनके पास कंटेम्प्ट का इख्तियार है, ये सारी चीज़ें मेरे इल्म में थी। लेकिन मेरे ऊपर एक ये ऑब्लिगेशन ये भी थी कि मैं ऑनरेबल कोर्ट से रिस्पेक्टफुली ये बात ज़रूर करूं कि ये जो आपने अमल किया है, ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे कोर्ट से निकाला है, ये मुनासिब नहीं है। और ये आए रोज़ हर अदालत में हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ हुआ है, ये हर अदालत में होता है कि कोर्ट अपना खौफ कायम रखने के लिए हर रोज़ 1 या 2 वकला के साथ उन्होंने ये रवैया इख्तियार करना होता है, ताकि वहाँ पर जो मौजूद दूसरे वकला हैं उनके ऊपर एक इंप्रेशन जाए कि कोर्ट से खौफजदा ही रहना है, आपने कोई बात नहीं करनी। इनको चाहिए, अदालतों को चाहिए, जजेस साहबान को चाहिए कि वकीलों को कॉन्फिडेंस दें, वकला को एतमाद दें कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से केस पेश करें, क्योंकि केस अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उनको अच्छे हक़ाइक़ मिलेंगे तो उनको फ़ैसला करने में आसानी होगी। फ़ैसला तो उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट्स ने कर ही देना है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत नशिस्त है जिसमें किसी के साथ ज़्यादती भी हो सकती है और किसी को इंसाफ भी मिल सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में मैं उस वक्त जज्बाती बिल्कुल नहीं था। अगर मैं जज्बाती होता तो जब मुझे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि वकील साहब आप बाहर निकल जाएं, तो मुझे वहाँ पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था कि मैं नहीं निकलता, अभी मैं खड़ोता है आज। नहीं, आई एग्री, मैंने कोई लफ्ज़ नहीं बोला, मैंने अपनी फ़ाइल उठाई और मैं कोर्ट से बाहर चला। जी बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद आसिफ साहब ने अपने ख्यालात का और जो वाक़या पेश आया अनफॉर्चुनेट उसके ऊपर रोशनी डाली और ये भी तजावीज़ दी कि इस मामले को आइंदा फ्यूचर में ना हो तो क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। उसके साथ हमारा साथ दिया दिलनवाज चीमा साहब ने, उनका भी बहुत शुक्रिया, और राना मोहम्मद आसिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बार और बेंच ने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, जब तक दोनों पहिए बराबर ना चलें, दोनों में कोई हम आंगी ना हो, उस वक्त तक मामला आगे नहीं बढ़ सकता और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो शायद पॉसिबल ना हो। इन दोनों की लड़ाई के अंदर नुकसान जो है हमारे मुल्क का है, हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, वो चाहे हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, उनसे भी ये गुजारिश है कि इस मामले को जल्द अज जल्द वाइंड अप किया जाए ताकि एक आम शहरी को कानून और आइन के मुताबिक इंसाफ मिल सके। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, देखते रहिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है। किसी नए प्रोग्राम में कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।